जैन धर्म। नंदवंश। नंदवंश किस धर्म के अनुयायी थे? जैन धर्म। कल बताया था ना, महापदम नंद ने एक मूर्ति ले आए थे जिनसेन की, और महापदम नंद के बाद उनका जो लड़का था घनानंद या घननंद, उसके गुरु का क्या नाम था? किसका शिष्य था? स्थूल भद्र का। तो स्थूल भद्र का संबंध किस धर्म से था? जैन धर्म से। तो नंदवंश किसके अनुयायी हो गए? जैन धर्म के अनुयायी हो गए नंदवंश। अब नंदवंश के बाद जो वंश आपका आता है इतिहास में, वो आता है मौर्य काल या मौर्य वंश। ठीक है, मौर्य काल या मौर्य वंश के नाम से। ठीक है, मौर्य वंश या मौर्य काल। बात है ना, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, नंदवंश में एक व्यक्ति था कौटिल्य, जिसको इतिहास में चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी वो जाना जाता है। नंदवंश के राजा ने उसको अपमानित कर दिया था। नंदवंश के राजा जो घननंद थे, उन्होंने क्या किया? कौटिल्य को अपमानित कर दिया। कौटिल्य ने घनानंद से बदला लेने के लिए वो एक राजा की तलाश में था, एक ऐसे युवक की तलाश में था कि जिसको वो राजा बना सके और राजा बनाकर नंदवंश से बदला ले सके। तो इसी प्रयास में कौटिल्य जो है घूम रहा था कि कोई व्यक्ति, कोई युवक उससे मिल जाए और वो राजा बना दे और बदला ले ले। और संयोग होता है कि उसे विंध्याचल के जंगल के आसपास क्षेत्र में एक युवक मिल जाता है। वही युवक इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जाना जाता है। तो वो युवक मिला, वो तो उसके बचपन में मिला, लेकिन इसको तैयार करने के लिए और भी है विवाद। आधी आबादी। तो जब वो युवक मिलता है, उस युवक को एक शिकारी से खरीदता है, और उस समय सिक्का चल गया था। सिक्का का प्राचीन नाम करसापण हुआ था। चांदी का हमने कल बताया था ना, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सिक्का चल चुका था। तो लगभग 1000 करसापण देकर चंद्रगुप्त मौर्य को, यानी किसने? कौटिल्य ने खरीदा एक शिकारी से। वो उसको ले गया, पढ़ाई कराने के लिए गया, अध्ययन कराने के लिए ले गया। कहाँ पे ले गया? तक्षशिला में। तक्षशिला, तक्षशिला किसकी राजधानी? किस महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी? तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? गांधार की। गांधार इस समय कहाँ है? पाकिस्तान। पाकिस्तान में है गांधार। तो बैठ जाइए। तो देखिए, ये मौर्य वंश की शुरुआत होती है। मौर्य वंश की शुरुआत यही से होती है कि कौटिल्य नामक एक जो नंद वंश से संबंधित था, वो एक व्यक्ति को ढूंढता है एक युवक के रूप में, और उस युवक का नाम भविष्य में एक राजा के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य हो जाता है। उसको वो ले जाता है कहाँ पे? तक्षशिला में। तक्षशिला ले गया और वहाँ पर पढ़ाई यानी अध्ययन किया। तक्षशिला में उस समय सिर्फ साहित्यिक पढ़ाई नहीं होती थी, सैन्य शिक्षा भी होता था। वहाँ सैन्य शिक्षा की भी पढ़ाई होती थी, दर्शन की भी पढ़ाई होती थी। तो तक्षशिला में सैन्य शिक्षा दी गई चंद्रगुप्त मौर्य को, और उनको तैयार किया गया। तैयार क्यों? क्योंकि बदला लेना था एक राजा से। उस राजा से जिससे बदला लेना था, उसका क्या नाम था? घनानंद। घनानंद था। तो
अब हम लोग देखिए मौर्य वंश में पहले हम प्रारंभिक जीवन देख लेते हैं कि प्रारंभिक राजा का इतिहास, प्रारंभिक, इसका प्रारंभिक इतिहास। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य को खरीदा किसने? कौटिल्य ने। किससे खरीदा? शिकारी से। शिकारी से खरीदा, शिकारी से कौटिल्य ने खरीदा। लगभग 1000 का सापड़ देकर। 1000 का सापड़ सिक्का देकर खरीदा शिकारी से, और इसको ले गए तक्षशिला में, ले जाकर शिक्षा दिया। तक्षशिला, तक्षशिला में चंद्रगुप्त मौर्य को सैनिक शिक्षा दी गई। तक्षशिला में, तक्षशिला में ही कौटिल्य आचार्य था, कौटिल्य वहीं पे पढ़ाता था, वहीं ले गया चंद्रगुप्त मौर्य को और इसको शिक्षा देकर तैयार किया। अब कौटिल्य का उद्देश्य था कि नंद वंश के जो राजा थे उनको बदला लेना, तो तैयार हुआ, लेकिन एक राजा से लड़ना था उसको। चंद्रगुप्त मौर्य तो समय राजा था नहीं, राजा कौन था? घनानंद। उसकी राजधानी क्या थी? घनानंद नंद वंश का राजा था, उसकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र की राजगृह, पाटलिपुत्र। राजगृह किसकी राजधानी थी? हरेक। किसकी? बिंबिसार की थी, अजातशत्रु की थी। पाटलिपुत्र किसने बनाया? उदयन ने। तो उदयन के समय ये राजधानी क्या हो गई? पाटलिपुत्र के नाम से जाने जाने लगी। और फिर पाटलिपुत्र के बाद एक शासक था जिसने वैशाली राजधानी बनाई थोड़े दिन के लिए, शिशुनाथ ने। और फिर वैशाली से पाटलिपुत्र कौन ले गया? कालासोर। और उसके बाद से पाटलिपुत्र ही राजधानी चली आती है। तो वहां पे पाटलिपुत्र में नंद वंश का राजा था जिसका नाम था घनानंद। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य को लेकर, छोटी मोटी उनके पास सेना थी, उन्होंने सीधे आक्रमण कर दिया। किसके ऊपर आक्रमण कर दिया? घनानंद के ऊपर। लेकिन एक राजा से लड़ने में तुरंत उन्होंने कोई प्लान नहीं बनाया, आक्रमण किया, दोनों लोग पराजित हो गए, दोनों लोग पराजित हो गए। इस युद्ध का उल्लेख महाबोधि वंश एक किताब है उसमें मिलता है। महाबोधि वंश, महाबोधि वंश में घनानंद के ऊपर, घनानंद के ऊपर कौटिल्य तथा चंद्रगुप्त मौर्य के आक्रमण का उल्लेख है। अब इन लोगों को गलती अपनी समझ में आई, इनको लगा कि हमने सीधे राजा पे आक्रमण कर दिया, इनके पास इतनी सशक्त सेना भी नहीं थी। तो इन लोगों ने अब उन्होंने सोचा कि अब हम किनारे से विजय करेंगे धीरे धीरे। तो अब ये लोग गए पाटलिपुत्र से पश्चिम दिशा में गए, उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में जहां पर सिंध और पंजाब, जहां पे सिंध और पंजाब के क्षेत्र में गए, वहां पे कभी यूनान की सेना, यूनान का क्षेत्र था वो, कभी भी जब सिकंदर आक्रमण करने आया था तो वो सिंध के आसपास क्षेत्र में घुस गया था। आ जाइए। तो इसको देखिए ध्यान से समझिए। पहली बार उन्होंने आक्रमण किया तो क्या हो गया? पराजय हो गई। अब इन्होंने प्लान किया कि किसी भी राजा को दिल्ली में ना आक्रमण, यानी बीच में आक्रमण मत कीजिए। ठीक है, एक कहानी है,
इसी महाबोधिमन से किताब है। इस कहानी में एक कहानी लिखी मतलब कही गई थी। एक लड़का जो है एक उसकी माँ रोटी बनाती है तो बीच से तोड़ता है, बीच से तोड़ रहा था तो वो जल जा रहा था बाद में। तो उसके माँ ने समझाया कि तुम भी वही गलती कर रहे हो जो चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य ने की। यानी किसी भी राजा को अगर जीतने के लिए तुरंत उसके राजधानी पे आक्रमण मत करिए, यानी किनारे किनारे से विजय करिए। तब इन लोगों के समझ में आया, इन्होंने प्लान विकसित किया और ये उत्तर पश्चिम की पहले विजय की। वहां पर सिंध और पंजाब की पहले इन्होंने विजय की। तो अब हम आपको चंद्रगुप्त मौर्य की राजा बनने से पहले विजय बता रहे हैं। कौटिल्य के सहयोग से उन्होंने विजय क्या की। विजय चंद्रगुप्त मौर्य की विजय। देखिए ये क्वेश्चन आता है आपको। देखिए आप लोग एक दिमाग में एक चीज जरूर रखिए कि टॉपिक जब हम पढ़ते हैं उससे एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे वो पूछते हैं कि क्रम क्या है इतिहास का। तो क्रम क्या है, तो अगर हम मान लीजिए अभी तो इनका विजय बता रहे हैं, लेकिन पहला आक्रमण अगर चंद्रगुप्त मौर्य का कहेंगे राजा बनने से पहले तो किस पर आक्रमण किया उन्होंने? पाटलिपुत्र पर, मगध पर किया ना। लेकिन अब उन्होंने दूसरा फिर से अपना जो फिर से उन्होंने प्लान बदला। अब उनकी पहली विजय होती है उत्तर पश्चिमी भारत की विजय, उत्तर पश्चिमी भारत की विजय। यहाँ उत्तर पश्चिमी भारत का मतलब है सिंध एवं पंजाब की विजय। सिंध एवं पंजाब के क्षेत्र को जीत लिया इन्होंने। किसने जीत लिया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने जब सिंध और पंजाब को जीत लिया उसके बाद अब ये इनको सेना में वृद्धि हो गई। अब ये लोग चले दोनों लोग और पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर दिया। पाटलिपुत्र में उस समय राजा था घनानंद। घनानंद ने आक्रमण किया लेकिन वो पराजित हुआ और इनकी पाटलिपुत्र की विजय हो गई, यानी मगध पर विजय हो गई। क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति राजधानी को जीत लेगा, यानी किसी भी आप इतिहास में हमेशा अगर किसी ने राजधानी को जीत लिया तो उसका कब्जा हो गया। तो वैसे ही जब घनानंद पराजित हो गया तो उसी समय कौटिल्य ने क्या किया? चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बना दिया? क्या बना दिया? राजा बना दिया। कहाँ का? कहाँ का राजा? मगध का। राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। तो ये पाटलिपुत्र यानी मगध की विजय हो गई। अब कौटिल्य ने इनको राजा बना दिया, खुद प्रधानमंत्री बन गए। तो ये दूसरी महत्वपूर्ण विजय थी। तीसरी इनकी महत्वपूर्ण विजय हुई लगभग 305 ईसा पूर्व के आसपास और वो युद्ध हुआ सेल्यूकस से। सेल्यूकस यूनानी क्या कहते हैं, यूनान का एक क्या कहते हैं सेनापति था। जब उस समय सिकंदर के बाद ये आया और 305 ईसा पूर्व में इसने चुनौती दी किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। तो 305 ईसा पूर्व के आसपास सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध हुआ। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हो गई। चंद्रगुप्त मौर्य की विजय। ये युद्ध हुआ अफगानिस्तान और सिंध के आसपास क्षेत्र में, यानी आज का जो अफगानिस्तान है और पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में सिंध है, यहाँ पे ये पश्चिम में ये हुआ और इसमें क्या हुआ? सेल्यूकस पराजित हो गया। सेल्यूकस जब पराजित हो गया तो सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को युद्ध पराजय होने के बाद कुछ क्या कहते हैं क्षेत्र जो है गिफ्ट कर दिया, इनको दे दिया। तो संधि हुई चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच।
सेल्यूकस के बीच संधि हुई। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच में संधि हुई। ऐसा माना जाता है कि सेल्यूकस ने अपनी लड़की हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। तो अपना हेलेना का विवाह किससे किया? चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा, उन्होंने एरिया, हेरात, जेड्रोसिया, पेरिपेनिडाई, इसको इस समय काबुल कहते हैं, यानी अफगानिस्तान तक का क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को मिल गया पश्चिम में। इस समय जहां अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, जब सेल्यूकस से लड़ाई हुई तो अफगानिस्तान तक का क्षेत्र मिल गया। किसको मिल गया? चंद्रगुप्त मौर्य को ये क्षेत्र मिल गया। देखिए अभी सेल्यूकस क्या क्या देता है, पहले तो अपनी लड़की की शादी कर देता है, पहला नंबर। दूसरा ये क्षेत्र दे देता है। तीसरा इसने एक राजदूत दे दिया। राजदूत बहुत फेमस हुआ, वो क्या नाम था? मेगास्थनीज। तीसरा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज नामक राजदूत भेज दिया किसके दरबार में? मौर्य। और हम देखिए मौर्य वंश का ज्यादा जो सटीक इतिहास जानते हैं, इसी की किताब है इंडिका, उसी ने लिखा। तो मेगास्थनीज को दे दिया इसने, लेकिन एक हाथ से संधि नहीं होती। चंद्रगुप्त मौर्य भी बहुत खुश था, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य ने भी कुछ दे दिया। क्या दिया चंद्रगुप्त मौर्य? हाथी घोड़ा। हाथी घोड़ा नहीं, हाथी। देखिए हम अलग से कोई शब्द जोड़ दें तो गलत हो सकता है, ठीक है? तो किताब में जो लिखा है हमको उतना ही बोलना है। 500 हाथी। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में आता है, जैसे आपके विकल्प में ना रहेगा। अब हाथी घोड़ा एक साथ रहेगा तो गलत हो जाएगा, तो हाथी ही बोलिए। 500 हाथी दे दिया। 500 हाथी सेल्यूकस को मिला। सेल्यूकस को मिला 500 हाथी। तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो सीमा हो गई। अब हम देखते हैं कोई राजा जब गद्दी पर बैठता है तो उसका क्षेत्र कहां से कहां तक डेवलप हो गया। तो पश्चिम में कहां तक हो गया? इसको मिटा दें? नहीं, सब नहीं मिटा रहे, ये तो मिटा दें। अब इतना तो आप लोग का क्लियर हो गया कि ये तो युद्ध हुआ। अब तीसरा, हमेशा दिमाग में आपके हमेशा ये चीज आना चाहिए, कोई भी राजा बैठेगा तो एक क्वेश्चन पहले ही उठाते हैं कि उसका क्षेत्र कहां से कहां तक था, ये हमेशा। तो अब हम लोग पश्चिम में देखते हैं, राजधानी तो आप लोग जान गए पाटलिपुत्र है, लेकिन दिशा हमेशा ऐसे एरो बना ली, ऐसे बना दी एकदम शॉर्ट में। कोई राजा धरती पर बैठा, चलिए राजधानी मान लीजिए पाटलिपुत्र हो गई बीचों बीच। अब पश्चिम दिशा में देखते हैं कि ये पश्चिम दिशा में इसका क्षेत्र कहां था? अफगानिस्तान तक। यानी अगर आज भारत, यानी अगर आज ब्रिटिश सरकार लोग नहीं आए होते और देश नहीं बटा होता तो हम लोग हिंदू कुश पर्वत यानी अफगानिस्तान तक होते, पूरा अफगानिस्तान तक कब्जा था। पश्चिम में चंद्रगुप्त मौर्य का, उत्तर में कश्मीर था, दक्षिण में कर्नाटक, दक्षिण में कर्नाटक तक किसका क्षेत्र था? दक्षिण में। और पूरब में बंगाल तक। ये सीमा विस्तार। इनका सीमा विस्तार था चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में उन्होंने जैन धर्म स्वीकार कर लिया। उस समय 12 वर्ष का काल पड़ा। एक किताब है आचरण सूत्र, उसमें लिखा है कि पाटलिपुत्र में अकाल पड़ गया और अकाल पड़ने के बाद
चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत चले जाते हैं, कर्नाटक के सिरवड़ बेलगोला, और वहां जाकर तपस्या करने लगते हैं। अंत में इसी तपस्या के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये चंद्रगुप्त का हम ये प्रारंभिक जीवन बता रहे हैं। अभी इनका मौर्य का वास्तव में प्रशासन ही सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये तो चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य का शासन का काल है 322 ईस्वा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद गद्दी पर बैठते हैं उनका लड़का जिनका नाम था बिंदुसार। इसको बिठा दें क्या? ये बिठा दें। अब गद्दी पर बैठते हैं बिंदुसार। बिंदुसार का शासनकाल है 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व। बिंदुसार एक अलग संप्रदाय है, आजीवक संप्रदाय। ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार की माता का नाम कुछ साहित्यों में दुर्धरा मिलता है। दुर्धरा माता का नाम दुर्धरा। उनकी माता का नाम क्या मिलता है? दुर्धरा मिलता है। तो बिंदुसार जब गद्दी पर बैठे तो इनके समय एक विरोध होने लगा। इनके साथ गृह युद्ध हो गया, और वो गृह युद्ध हुआ तक्षशिला में। क्या क्या है? आजीवक संप्रदाय का अनुयायी। ये देखिए, आजीवक संप्रदाय, आजीवक एक उस समय भी, अभी लोग हम लोग जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू, लेकिन छोटे छोटे और भी संप्रदाय थे। एक था आजीवक संप्रदाय था जिसके प्रेरता थे मक्खली गोसाल, और ये आजीवक संप्रदाय के लोग सिर्फ भाग पे विश्वास करते थे, कर्म पे नहीं। भागवादी थे। ये सोचते थे कुछ भी करिए लेकिन जितना भाग में लिखा है वही मिलेगा। तो उसी का अनुयायी कौन था? बिंदुसार। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार के काल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ। तक्षशिला में विद्रोह, तक्षशिला में विद्रोह हुआ। बिंदुसार के काल में तक्षशिला में विद्रोह हो गया। इस विद्रोह को दबाने के लिए उसने अपने लड़के को भेजा। बिंदुसार के लड़के का क्या नाम था? अशोक। अशोक उस समय एक क्षेत्र का राजा था, अवंती का राजा था। अवंती जिसकी राजधानी उज्जैन थी। तो उज्जैन के राजा अशोक ने तक्षशिला के विद्रोह का नियंत्रण किया। तक्षशिला के विद्रोह का नियंत्रण किया। किसने नियंत्रण किया? अशोक ने। अशोक उस समय कहाँ का राजा था? उपराजा, उज्जैन का। ये चौथा। पांचवा, बिंदुसार जब गद्दी पर बैठा था तो इसका विदेश से भी संबंध अच्छे थे। एक सीरिया भी तो आप लोग जानते ही ना, सीरिया है, ठीक है। तो उस समय सीरिया के जो राजा थे, उन राजा ने एक राजदूत भेज दिया इसके दरबार में।
और उसका नाम था डाईमेकस, सीरिया का राजदूत। डाईमेकस बिंदुसार के दरबार में आया। बिंदुसार के दरबार में आया। बिंदुसार ने सीरिया के राजा से 3 चीज मांगी। उन्होंने 3 चीज कहा कि मुझे 3 चीज दे दीजिए। एक, ये देखिए क्वेश्चन आ चुका है, सीरिया के राजा से बिंदुसार ने 3 चीज मांगा। उन्होंने कहा 3 चीज हम खरीदना चाहते हैं। एक, पहला सूखी अंजीर, दूसरा मदिरा, और तीसरा दार्शनिक। बिंदुसार की मांग थी, बिंदुसार की सीरिया के राजा से मांग थी, सीरिया के राजा से मांग। उन्होंने 3 चीज क्या मांगा? सूखी अंजीर, अंजीर जानते हैं आप लोग, और दूसरा क्या मांगा? मदिरा, और तीसरा दार्शनिक। ये 3 चीज की मांग की। राजा ने 2 चीज तो भेज दिया, लेकिन एक चीज कहा कि ये हम लोग नहीं भेजते हैं। क्या? दार्शनिक। साफ साफ उन्होंने कह दिया कि हम लोग दार्शनिक को खरीदते नहीं है, खरीदने बेचने का काम नहीं करते हैं दार्शनिक का। इसलिए ये 2 मांग मान लिया गया, और बाकी दार्शनिक का उन्होंने क्रय विक्रय नहीं किया। तो बिंदुसार का देखिए शासनकाल 298 से 273 ईसा पूर्व था। इसके बाद बिंदुसार के बाद गद्दी पर बैठता है अशोक। लेकिन अशोक को गद्दी पर बैठने में कुछ समय लगता है। कितना समय लगता है? 4 साल। क्यों 4 साल का समय क्यों लगता है? क्योंकि उस समय अशोक को अपने भाइयों से युद्ध करना पड़ता है। तो अब हम आपको बता रहे हैं अशोक का जीवन परिचय। प्रारंभिक अशोक, देखिए अशोक का शासनकाल 2 तरीके से माना जाता है। वैसे कई किताबों में आपको लिखेगा 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व, लेकिन वास्तविक शासनकाल है 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व। यानी 4 साल बाद गद्दी पर कौन बैठा? अशोक गद्दी पर बैठा। अशोक गद्दी पर बैठा। अशोक का नाम उसके द्वारा जो शिलालेख अभिलेख जो उसने लिखाए थे उससे उसका नाम मिलता है। 4 ऐसे अभिलेख हैं जिससे उसका नाम मिलता है। देख लीजिए, उद्गेलम, मास्की एवं गुर्जरा, एक शिलालेख से अशोक का नाम मिलता है। अशोक का नाम मिलता है ये शिलालेख से। ये नैतुर, उद्गेलम, मास्की एवं गुर्जरा, गुर्जरा के शिलालेख से अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है। इससे अशोक का नाम मिलता है। महावंश एवं दीपवंश, दीपवंश के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की। ये 2 किताब है श्रीलंका की, दीपवंश और महावंश। श्रीलंका के ऊपर इतिहास लिखा है
इस किताब से ये पता चलता है कि अशोक ने 99 अपने भाइयों की हत्या कर वो गद्दी पर बैठा। 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी पर अशोक बैठता है। अशोक बाद में बौद्ध धर्म तो अपनाता ही है, कलिंग युद्ध के बाद तो बात रही, लेकिन उसके दो ऐसे शिलालेख हैं जिससे ये पता चलता है कि अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। हापुरु शिलालेख से अशोक के बौद्ध धर्म के अनुयायी का साक्ष्य मिलता है। साक्ष्य हापुरु शिलालेख है, वहां से ये पता चलता है अशोक का कि अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो देखिए अशोक गद्दी पर बैठा, ये नाम पता चलता है, 99 भाइयों की उसने हत्या भी कर दी। अब वो गद्दी पर बैठता है। अभी गद्दी पर बैठने के बाद और उसके बाद उसने एक महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा। अपने शासन काल में उसका एक ही महत्वपूर्ण युद्ध हुआ और वो युद्ध होता है कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध, इसको मिटा दे, इसको इतना सही बड़ा देखिए अब आता है युद्ध। अशोक ने युद्ध लड़ा। कब युद्ध लड़ा और युद्ध का पता कहां से चलता है? 13वें शिलालेख से। 13वें शिलालेख से अशोक के कलिंग युद्ध का पता चलता है। 261 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध हुआ। कलिंग का युद्ध हुआ। कलिंग का ये क्या हुआ? युद्ध हुआ। 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ। अपने शासन काल के 90 वर्ष या 8 वर्ष के पश्चात कलिंग ने कलिंग पर युद्ध किया। युद्ध का कारण क्या था? अशोक ने कलिंग पर युद्ध क्या किया? इसके दो कारण बताए जाते हैं। एक तो सीमा विस्तार, यानी वो अपना सीमा का विस्तार करना चाहता था। दूसरा व्यापार। कलिंग कहाँ है इस समय? उड़ीसा। उड़ीसा। तो आप लोग देखेंगे कि उड़ीसा जो है वो समुद्र तट के स्थान पे है। तो उस समय जो व्यापार होता था वो समुद्र तट से भी होता था। तो अशोक ने सोचा कि क्यों ना कलिंग को जीत कर हम अपने पूर्वी हिस्से का जो व्यापार है उस पर नियंत्रण कर लें। तो इसी नियंत्रण करने के लिए अशोक ने कलिंग को जीत लिया। अभी तक कलिंग पर कौन राजा था उसका उल्लेख नहीं पता चलता है। ये पता नहीं चलता है कि राजा कौन था। ये 13वें शिलालेख पे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये शिलालेख क्या है, अभिलेख क्या है और स्तंभ लेख क्या है। इसको थोड़ा सा हम आपको बता दें, इसका डिटेल पूरा बताएंगे। देखिए अशोक जब गद्दी पर बैठता है वो बहुत बुद्धिमान था। वो ये जानता था कि मैं जो भी कुछ करूंगा आने वाली पीढ़ी भूल जाएगी। कॉपी किताब कोई पेज का तो है नहीं, वो स्थायी ज्यादा नहीं रहेगा। तो उसने सोचा कि हम अपने शासन काल के दौरान जो शासन करें उसका एक लेख लिखा है और इसके लिए उसने पत्थरों पर लेख लिखाने की परंपरा भारत में शुरू की। पत्थरों की लेख, और इस पत्थरों के लेख को 3 भागों में बांटा गया है। ये जो आपके पत्थर का लेख है इसमें 3 लेख थे। एक होता है बृहद शिलालेख,
दूसरा है लघु शिलालेख और तीसरा है स्तंभ लेख। ये बृहद शिलालेख एक खंबे की तरह एकदम खुले मैदान पे गाड़ दिए गए और ये प्राकृतिक भाषा में इसको लिखा गया है। इस लेख में बृहद शिलालेख जो है ये 8 स्थान पे पाए गए हैं और इसमें क्रम से 14 लेख हैं। 1 2 3 8 स्थान पर है और 14 लेख है इसमें। तो इसी इन 8 स्थानों पे सभी 14 लेख कॉमन है, सभी 14 लेख लगभग कॉमन है, कहीं कहीं मिट गए हैं। इसी प्रकार छोटे इस बृहद शिलालेख के अपेक्षा छोटे लेख जो क्या कहते हैं खंबे की तरह लिखे उसको कहते हैं लघु शिलालेख और ये भी कई स्थानों पे है। और तीसरा है स्तंभ, मतलब होता है कि जो आपका दीवार के चारों ओर जो कोर्च खड़े होते हैं, पिलर जिसको कहते हैं आप लोग, पिलर पे उसने लेख लिखा है। तो पिलर पे जो लेख लिखे हैं वो 6 स्थानों से पाए गए हैं, 6 स्थानों से पाए गए हैं, उसमें 7 लेख हैं। तो 3 प्रकार के लेख अशोक ने लिखा है, एक बृहद शिलालेख, एक लघु शिलालेख और एक स्तंभ लेख। इसका हम विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। अभी आप लोग देखिए मौर्य वंश में अब आता है मौर्य वंश का प्रशासन। मौर्य वंश का प्रशासन देखिए इतिहास में पहली बार केंद्रीकृत सभ्यता का उदय हुआ और पहली बार प्रशासन जो किया गया है वो आज भी उसी तरीके से शासन चलाया जाता है। इसीलिए मौर्य वंश का जो इतिहास है वो भारतीय इतिहास के लिए बहुत प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? आप लोगों को देखिए मालूम भी है, आजादी के बाद हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो कहाँ से लिया गया? कहाँ से लिया गया? अशोक से लिया गया ना। इसलिए मौर्य वंश का इतिहास बहुत फेमस है। वहाँ जो लोग जैसा प्रशासन करते थे बिल्कुल सेम टू सेम आज भी उसी का अनुकरण किया जाता है, उसी को फॉलो किया जाता है। कैसे किया? देखिए जैसे आज बटा हुआ है पूरा देश, डिवीजन है प्रशासन में, प्रशासनिक जो डिवीजन होता है वैसे ही उस समय था। उस समय भी केंद्र था, केंद्र, आज भी केंद्र है, ठीक है, आज भी केंद्र है। तो केंद्र का विभाजन किया गया, कहाँ किया गया? प्रांतों में। प्रांतों में विभाजन किया गया। उस समय भी प्रांत कहे जाते थे, केंद्र को प्रांत, आज भी प्रांत कहे जाते हैं, उस समय भी केंद्र को प्रांत कहा जाता था। ये प्रांत में विभाजन हुआ। प्रांत का विभाजन फिर हुआ मंडल में। मंडल देखिए आज भी है, मंडल है कि नहीं है मंडल? अब मंडल से नीचे जिला, हम लोग आज जो प्रशासनिक डिवीजन है मंडल के बाद आता है जिला। तो उस समय जिले का नाम चेंज हो गया और जिला को कहा जाने लगा विषय। क्या कहा जाने लगा? मौर्य काल में जिले को विषय कहा जाता था। प्रांत को भी कहीं कहीं चक्र कहा गया। प्रांत को क्या कहा जाने लगा? चक्र कहा जाने लगा। जिला हो गया, जिला जो है, अब इधर से लिख देते हैं जिला। इस समय जिला के नीचे क्या है? प्रशासन डिवीजन, ब्लॉक, ब्लॉक की तहसील है। देखिए ग्रामीण स्तर पे ब्लॉक कहते हैं ना, तहसील। आप देखिए जिले का अधिकारी डीएम, जिलाधिकारी। तहसील का सबसे बड़ा अधिकारी एसडीएम, तहसीलदार नहीं, एसडीएम वो जिलाधिकारी, ठीक है। तो वैसे ही देखिए जिला था उस समय। अब जिले को वहां पे तहसील में नहीं बांटा गया, वहां क्या बांट दिया गया?
स्थानीय। ठीक है, अब देखिए यहां से थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिलेगा। स्थानीय बाटी, स्थानीय के नीचे हो गया द्रोणमुख, द्रोणमुख के नीचे खार्तिक, और खार्तिक के नीचे ग्राम, खार्तिक के नीचे ग्राम। ये उस समय मौर्य काल में जिला के नीचे स्थानीय, स्थानीय के नीचे स्थानीय, ये 800 ग्राम समूह इसके अंदर आते थे। द्रोणमुख के अंदर 400 ग्राम समूह आते थे। खार्तिक के अंदर 200 ग्राम समूह आते थे, इसको नोट कर लीजिए। और ग्राम में 10 ग्राम समूह आते थे। एक सेकंड, इसको हम जो है ये ग्राम का, एक सेकंड, इसको हम क्या जो है क्या कहते हैं, संग्रह कर दीजिए। ये 10 ग्राम समूह। देखिए खार्तिक के नीचे भी संग्रह था, संग्रह के नीचे ग्राम था। ठीक, अब सही हो गया। तो संग्रह में 10 ग्राम आते थे, 10 ग्राम। तो ये देखिए उनका प्रशासनिक विभाजन बटा हुआ था मौर्य साम्राज्य में। पहले क्या था कि ग्राम को चक्र कहते थे, मंडल। अब देखिए, अब आपको समझना पड़ेगा कि उनका डिवीजन तो हो गया। अब केंद्र में कौन कौन बैठता था? जैसे आज केंद्र है, केंद्र का सबसे बड़ा पद कौन है भारत में? राष्ट्रपति है, मान लीजिए। ठीक है, राष्ट्रपति तो हमारे यहाँ दिखाने के लिए है, वैसे प्रधानमंत्री मेन। ठीक है, तो वैसे वहां भी वहां का राजा हो गया, ये केंद्र में होता था। आज यहाँ की राजधानी नई दिल्ली है, वहां क्या थी? पाटलिपुत्र। प्रांत, प्रांत जैसे भारत का कितने प्रांतों में बटा है इस समय? 28 है ना, कई राज्यों के मुख्यमंत्री है। तो यहाँ पे प्रांत, प्रांत के, अब सोचिए यहाँ पे तो राज्य को जो प्रमुख होते हैं उनको मुख्यमंत्री बोलते हैं। अब वहां क्वेश्चन आ सकता है कि वहां क्या कहते थे? वहां कौन बैठता था प्रांतों में? कुमार। कौन बैठता था? कुमार, उसको कुमार बोलते थे। जैसे अवंती प्रांत थी, अवंती प्रांत था ना, अवंती प्रांत का कुमार कौन था? अशोक। ठीक है, मंडल, मंडल का इस समय बड़ा अधिकारी कौन होता है? बस्ती मंडल है ना, मंडल कमिश्नर, आयुक्त। ठीक है, तो इस समय यहाँ का अधिकारी था प्रतिष्ठा। ठीक है, यानी मौर्य काल में मंडल का सबसे बड़ा अधिकारी कौन था? प्रतिष्ठा था। और जिला, विषय, विषय का अधिकारी जिला या आहार भी बोलते थे कभी कभी इसको, और इसका अधिकारी होता था विषयपति। और कभी कभी जिला का एक अधिकारी और होता था स्थानिक, ये भी अधिकारी होता था। तो इस प्रकार ये डिवीजन किया गया था। पहली चीज आप लोगों को समझना है कि प्रशासन में डिवीजन बना था। इसको आप लोग मिटा दे। चलिए, ये तो आपका हो गया प्रशासनिक। अब जैसे आज केंद्र में कई मंत्री है ना, इस समय केंद्र में कई मंत्री हैं। प्रधानमंत्री के अलावा कैबिनेट होती ना उनकी, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री, खाद्य मंत्री, कृषि मंत्री, कई मंत्री हैं। तो वैसे ही उस समय मौर्य काल में राजा को सहायता देने के लिए पूरा एक मंत्रियों का समूह था। उस मंत्री के समूह को कहा जाता था तीर्थ। 18 तीर्थ थे, मंत्री के समूह थे तीर्थ। मंत्रियों का समूह। अठारह तीर्थ का उल्लेख मिलता है। तीर्थ का उल्लेख मिलता है। 18 तीर्थ का उल्लेख मिलता है। इसमें
इस 18 मंत्रियों में एक तरह से कैबिनेट होती थी, लेकिन उसी कैबिनेट में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मंत्री होते थे जिनका वेतन बहुत अधिक भी था। उनमें इन 18 तीर्थ में बहुत इंपॉर्टेंट मंत्री थे। एक थे प्रधानमंत्री, दूसरा था आपका सेनापति होता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट मंत्री होते थे। इनका वेतन उस समय बताया गया है 48,000 पण वहां की मुद्रा होती थी मौर्य काल की। तो इनका वेतन था लगभग 48,000 पण। 48,000 पण इनका वेतन होता था। प्रधानमंत्री का, सेनापति का इनका वेतन था। 18 ये तीर्थ लिखवा देंगे आप लोगों को, चलिए लिख लीजिए, 18 नाम लिख लीजिए। प्रधानमंत्री हो गया, दूसरा सेनापति, तीसरा लिख लीजिए आप समाहर्ता, तीसरा लिख लीजिए समाहर्ता, तो लिखवा दे रहा हूं। चौथा लिख लीजिए, यहां से लिखवा दे रहे हैं नायक, चौथा है नायक। पांचवा व्यवहारिक, तीसरा आपका समाहर्ता, पांचवा व्यवहारिक हो गया आपका। इसमें युवराज भी महामंत्री होता था, युवराज का भी पद था, छठवां युवराज होता था तीर्थ में। सातवां कार्मांतिक, सातवां कार्मांतिक। आठवां मंत्री परिषद का अध्यक्ष। नौवां दंडपाल। 10वां अंतपाल। 10वां अंतपाल। 11वां दुर्गपाल। 11वां लिख लीजिए दुर्ग, 11वां दुर्गपाल। 11वां हो गया आपका दुर्गपाल। 12वां हो गया आपका शास्ता। 12वां प्रशास्ता हो गया। 13वां आप लोग लिख लीजिए नागरक। 13वां हो गया नागरक। 14वां हो गया, 14वां हो गया आपका द्वारिक। 14वां हो गया द्वारिक। और 15वां आपका हो गया सन्निधाता। 15वां आपका हो गया सन्निधाता। और 16वां आपका हो गया प्रदेष्टा। 17वां हो गया अंतर्वर्षिक। 18वां हो गया आठवीं। ये 18 थे अंतर्वर्षिक और
18वां आर्टविक थे। इसमें से दो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा सन्निधाता भी बहुत इंपॉर्टेंट थे और चौथा युवराज। ये 18 मंत्रियों का समूह समय मिलता है। इसी प्रकार ये तीर्थ थे। इसी प्रकार 26 अध्यक्ष का उल्लेख होता है। 26 अध्यक्ष जिन्हें मजिस्ट्रेट कहा जाता है। जिन्हें मजिस्ट्रेट कहा जाता था, जिसे आज मजिस्ट्रेट कहा जाता है। यूनानी लोग इन 26 अध्यक्षों को, अब 26 लिखवा दे रहे हैं आपको, ये मजिस्ट्रेट कहा जाता था। इसको बिठा दें। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अधिकारी भी होते थे। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट अधिकारियों का काम उस समय था, जिसमें कुछ हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे रूप दर्शक ये था सिक्कों का परीक्षण करने वाला। सिक्कों का परीक्षण करने वाला सीता अध्यक्ष, ये अध्यक्ष, ये कृषि विभाग का अध्यक्ष था। ये कृषि विभाग का अध्यक्ष था, सीता अध्यक्ष। अध्यक्ष जो थे, एक तो तीर्थ थे, तीर्थ मतलब मंत्री थे, तो इसमें 3 प्रकार का वेतन मिलता है। इनको सैलरी कैसे दी जाती थी, वेतन देख लीजिए। वेतन, पहला वेतन 48,000 पाउंड। ये जो सबसे इंपॉर्टेंट कैबिनेट मंत्री, 4 मंत्री थे, उनको 48,000 पाउंड। दूसरे जो अधिकारी थे तीर्थ के, उनको 12,000 पाउंड मिलता था। और तीसरे था अध्यक्ष, अध्यक्ष को 1,000 पाउंड मिलता था। अध्यक्ष को 1,000 पाउंड मिलता था। 1,000 पाउंड अध्यक्ष को मिलता था। मैगस्थनीज जब चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया, तो उसने एक किताब लिखी थी, जिस किताब का नाम था इंडिका। उस किताब में उसने प्रशासनिक वर्णन किया है। उसने पाटलिपुत्र का प्रशासन का वर्णन किया है, और उसने बताया कि पाटलिपुत्र में 6 समिति होती थी जो पाटलिपुत्र का देखभाल करती थी। तो उसका उसने क्रम बताया है। तो मैगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का प्रशासन, इसको बता दें। मैगस्थनीज ने पाटलिपुत्र प्रशासन का विवरण दिया। ये प्रशासन का विवरण मैगस्थनीज कहता है कि पाटलिपुत्र में 6 समितियां होती थी जो शासन करती थी। पहला थी शिल्प कला समिति, दूसरी थी विदेश समिति, तीसरी थी जनगणना समिति, चौथी थी व्यापार वाणिज्य समिति, पांचवा थी व्यापार नियंत्रण समिति, और छठवां थी कर समिति। मैगस्थनीज आता है, अपनी किताब में लिखता है कि पाटलिपुत्र में ये 6 समिति थी, ये देखभाल करती थी। समिति ये देखभाल करती थी। शिल्प कला,
शिल्प क्या मतलब? शिल्प मतलब पत्थर। उस समय मौर्य काल में पत्थर का बहुत ज्यादा विकास हुआ, कला का बहुत ज्यादा शिलालेख लिखे, पत्थर लेख बनाए गए, बहुत सी मूर्तियां बनाई गई। तो जो लोग कलाकार होते थे उनकी देखरेख करने वाली समिति थी, कौन सी थी? शिल्प कला। जो इनकी देखरेख करती थी, कारीगर का देखरेख करती थी। कोई व्यक्ति कारीगर को कोई क्षतिग्रस्त नहीं कर सकता था। तो उस समय बहुत सी मूर्तियां बनती थी। किसी ने देखा है अशोक का शिलालेख? देखा है किसी? है मूवी में, ऐसे आंखों से किसी ने नहीं देखा। सारनाथ नहीं गया? सारनाथ में स्तूप देखे थे। सारनाथ में तो स्तूप भी है, सारनाथ में स्तूप भी बना है, लेकिन सारनाथ के में ही बगल में अशोक का एक मैदान में शिलालेख खड़ा हुआ है। ठीक है, शिलालेख ऐसे खड़ा हुआ है, वो स्तंभ लेख था, उसको ऐसे निकाल के बाहर खड़ा कर दिए। तो कितने डिजाइन से वो लोग कलाकार बनाते थे, इसीलिए उसकी देख रेख के लिए ये समिति थी। दूसरी विदेशी लोग आते हैं, ठीक है, तो विदेशी लोग आते थे तो उनकी देख रेख। आज भी हमारे यहाँ विदेशी का देख रेख होता है कि नहीं होता है? होता है ना। दिल्ली तो गए होंगे ना, तो दिल्ली में दूतावास देखे कि नहीं देखे? हैं? देखे ना। देखिए चारों तरफ कितने तरीके से दूतावासों को बनवाया गया है। वैसे ही मौर्य काल में विदेशी लोगों का बड़ा देखभाल किया जाता था कि वो कहाँ रहेंगे, कहाँ रुकेंगे। यहाँ तक के एक बार देखिए ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है इसमें, उसमें लिखा था कि इनमें से क्या गलत है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया है इसमें कि मौर्य काल में क्या विदेशियों का अंतिम संस्कार किया जाता था या नहीं किया जाता था? आप लोग जान लीजिए, मतलब यहाँ पर ये व्यवस्था थी मौर्य काल में। तो ये क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया था। तो विदेशों की देखभाल, जनगणना। अब देखिए अगर ये आप उनसे पूछ ले, अभी तक तो हमने नहीं सुना था कि जनगणना किसी ने करवाया है। जनगणना भारत में जनगणना होती है ना 10 साल में, ठीक है। हमारी जनगणना जो होती है बेसिकली कहाँ से लिया गया? बेसिकली भारत में किसने शुरू करवा दिया था जनगणना? किसने? लिटन के काल, लिपन काल में, लेकिन उससे पहले ही शुरुआत हो गई थी। मेयो ने शुरुआत कर दी थी ना। लॉर्ड लिटन के बाद 1881 में बहुत तरीके से हो गया था एकदम। वैसे ही अब भी चली जा रही है, हर 10 साल में होता है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन देखिए, ये तो ठीक है ब्रिटिश काल से शुरू हुई, लेकिन इतिहास में हमको जो साक्ष्य मिलता है वो सबसे पहले जनगणना का साक्ष्य किसके द्वारा मिलता है? हम जब पढ़ते हैं इतिहास ना, हमको लेकिन पढ़ने के लिए हमको ये एक चीज पे नहीं मानना होता है, अपवाद भी मानना होता है। अगर यही क्वेश्चन ऐसे घुमा देना कि सबसे पहले इतिहास में जनगणना का साक्ष्य, तो आपको मौर्य काल मानना पड़ेगा। अगर यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछ ले कि भारत में जो वर्तमान जनगणना होती है उसका आधार क्या है, तब आप लोग कहेंगे कि रिपन के तरकेश काल में जो जनगणना स्थायी रूप से चली शुरू हुई थी वो आज चली आ रही है। लेकिन हम जो बता रहे हैं आपको, ये जनगणना मौर्य काल में होती थी, इसका साक्ष्य मेगास्थनीज ने दिया है। चौथा है व्यापार वाणिज्य। व्यापार वाणिज्य का मतलब होता था कि लोग का ये देखरेख होता था कि वो लोग व्यवसाय कैसे कर रहे हैं, व्यवसाय कहीं कम तो नहीं तोल रहे हैं, ये चीज। पांचवी समिति थी व्यापार नियंत्रण, मतलब कोई मिलावट नहीं कर सकता है, ठीक है, कोई खाद्य पदार्थ या किसी चीज में मिलावट नहीं कर सकता है। आज कौन देखता है उसको? कौन अधिकारी देखता है? कौन देखता है? खाद्य विभाग, फूड इंस्पेक्टर देखते हैं ना, जाके चेक करते हैं कोई मिलावट कर दिया तो वैसे ही उस समय व्यापार नियंत्रण समिति थी। अंतिम थी कर समिति, टैक्स, कर। अगर कर नहीं चुकाया तो मौर्य काल में उसको मृत्यु दंड दे दिया जाता था। लिख लीजिए, कर ना देने पर मृत्यु दंड था। अगर कर नहीं दिया जाता था तो मौर्य काल में मृत्यु दंड दे दिया जाता था।
याद है? देखिए अब आता है प्रशासन में गुप्त व्यवस्था, यानी गुप्तचर व्यवस्था। मौर्य काल में दो प्रकार की गुप्तचर व्यवस्था उस समय फेमस थी। एक गुप्तचर व्यवस्था थी कि एक ही जगह रह के गुप्तचर का काम करते हैं, और दूसरे थे कि वो दूर विदेश में जाके गुप्तचर का व्यवस्था करते हैं। तो भारत में ऐसी व्यवस्था है इस समय क्या है? रा क्या करती है? रा मतलब रिसर्च एनालिसिस विंग। ये क्या होता है? ये विदेश में भारत की गुप्तचर व्यवस्था है। जैसे विदेश में ही अपना काम देखती है कि विदेश से कोई भी भारत को संकट होता है तो इसकी तुरंत सूचना वो भारत सरकार को देती है। ऐसे ही सीबीआई है जो आंतरिक यानी देश के अंदर जो व्यवस्था है उसकी जांच करने वाली गुप्तचर व्यवस्था है। ऐसे सीडीआई भी है, सीडीआई। तो वैसे ही मौर्य काल में दो प्रकार की गुप्तचर व्यवस्था होती थी। एक होती थी संस्था, एक होती थी संचारा। संस्था एक ही स्थान पर गुप्तचर का कार्य करने वाली संस्था। दूसरी थी संचारा। घूम कर गुप्तचर या विदेश में गुप्तचर का कार्य करती है। दो प्रकार की गुप्तचर व्यवस्था थी, एक थी संस्था और एक थी संचारा। अब आता है न्यायालय। देखिए उस समय गुप्तचर व्यवस्था थी, आज भी गुप्तचर व्यवस्था है। इस समय न्यायालय, आप हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो आज तो आप जानते ही हैं, आज का तो आप जान ही रहे हैं। पिछला इतिहास में क्या हुआ उससे तुलना करते रहिए बस। आज क्या है, न्यायालय की व्यवस्था किस प्रकार है? न्यायालय किस प्रकार का है? जिला न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये तो तीन प्रकार का चलिए वो है। लेकिन न्यायालय को बेसिकली क्या भाग में बांटा गया? दो भागों में। कौन कौन सा? दीवानी और फौजदारी। ठीक है। लेकिन दो प्रकार का न्यायालय होता है आज भी, दीवानी न्यायालय और फौजदारी न्यायालय। एक होता है क्रिमिनल और दूसरा क्या होता है? एक देखिए दीवानी न्यायालय, दीवानी को इंग्लिश में बोलते हैं सिविल मैटर, है ना? सिविल मैटर। इसमें अंतर बहुत थोड़ा सा है। जब देखिए सिविल मैटर में जब लड़ाई क्या होती है, जमीन की लड़ाई होती है, तो वो जो मैटर चलता है कोर्ट में वो दीवानी चलता है। फौजदारी में मारपीट, झगड़ा, गाली गलौज जो भी आप कीजिए किसी को, तो वो जो मामला चलेगा वो कहाँ चलेगा? फौजदारी मामला में। तो वैसे ही मौर्य काल में, देखिए मौर्य काल में दिखाई देता है पहली बार। अभी हम वैदिक काल में देखते हैं तो नहीं दिखाई देता है, हम नंद वंश में देखते हैं तो भी नहीं दिखाई देता है। तो मौर्य काल में ही पहली बार दो प्रकार के न्यायालय दिखाई देते हैं। एक दीवानी न्यायालय, इसको कहते थे मौर्य काल में धर्म स्थीय, और दूसरा है फौजदारी न्यायालय, इसको कहते हैं कंटक शोधन।
दो प्रकार के न्यायालय थे। एक था दीवानी न्यायालय, जिसको मौर्य काल में धर्मस्थलीय बोला जाता था, और एक न्यायालय था कंटक शोधन। इसको बिठा दे क्या? चलिए इसको बिठा दे। देखिए, न्यायालय दो प्रकार का था। अब आप जब भी न्यायालय में जाइए तो वहां दंड का स्वरूप क्या था? जैसे आज यहाँ दंड का स्वरूप है, भारत जैसे देश में अगर हम तुलना देंगे तो भारत में लास्ट में अंतिम में मृत्यु दंड तक दिया जाता है। तो वहां पे था क्या? वहां पे तो छोटी से छोटी बात के लिए भी मृत्यु दंड, अभी हम बता रहे हैं कि कर व्यवस्था के लिए मृत्यु दंड दिया जाता था पहले। वैसे वहां पे परीक्षण होता था, 3 प्रकार का परीक्षण किया जाता था। परीक्षण के आधार पर दंड दिया जाता था, और क्या कहते हैं, आर्थिक दंड भी दिया जाता था। आर्थिक दंड भी दिया जाता था। वैसे ज्यादातर व्यवहारिक रूप में दंड का जो स्वरूप था वो था टिट फॉर टैट, यानी जो व्यक्ति गलती करी, जिसने चोरी किया तो उसका हाथ काट दिया जाता था। समझ में आया? इस सामान्य प्रक्रिया वहां पे थी, सामान्य प्रक्रिया वहां पे जो दंड थी। और 3 प्रकार के वहां पे हमें दंड मिलते हैं। 3 प्रकार का दंड मिलता है। एक मिलता है दंड का प्रकार, इसको देखिए, जो आर्थिक दंड था, आर्थिक, इसको आर्थिक दंड। एक है पूर्व साहस दंड, £48। और पूर्व मध्यम साहस दंड, ये था 96। और ये अंतिम था आपका उत्तम साहस दंड, ये था 505। ये 3 प्रकार के आर्थिक दंड लगाए जाते थे। अधिकतम 500 पण तक दंड लगाया जाता था। न्यायालय के न्यायाधीशों का भी नाम था, जो दीवानी न्यायालय के न्यायाधीश थे, दीवानी न्यायालय, दीवानी न्यायालय के जो न्यायाधीश थे उनको कहा जाता था व्यवहारिक। और जो फौजदारी न्यायालय के न्यायाधीश थे उनको कहा जाता था आपका प्रतिष्ठा। दीवानी न्यायालय के जो न्यायाधीश थे, न्यायाधीश, ये हम आपको न्यायाधीश बता रहे हैं। वही सही कर रहे हैं, 96। अधिकतम 500 पण तक दंड दिया जाता था। तो ये आज हमने लिए, इसके बाद भी कल भी चलेगा, क्योंकि आज हम यही खत्म करते हैं। आपको इतना जानना जरूरी है, ठीक है? इसको हम फिर रिवीजन कर दे रहे हैं, लिख लिया है? यही से हम शुरू किए थे। देखिए, ये फिर 5 मिनट में आपको मेन चीज है कि देखिए, बेसिकली एकदम दिमाग में रखिए, कोई कठिन नहीं है। ज्यादा तथ्य के चक्कर में तो पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये समझ लीजिए, इतिहास शुरू यही होता है। यही से हमने बताया, नंदवंश, धनानंद को मारना था। किसको मारना था? धनानंद। अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपको, अब पढ़ा दिए ना, अब देखो क्वेश्चन में कैसे पूछते हैं। कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्यों लाए? धनानंद को मारने के लिए। और कौटिल्य ने चंद्रगुप्त को कहां से खरीदा? आप उसको मत देखिए, शिकारी से। चलिए, और चंद्रगुप्त मौर्य को कहां पे शिक्षा पे ले गए? तक्षशिला ले गए। चलिए, चंद्रगुप्त और सैल्यूक
दक्षिणी सीमा कहाँ थी? देखिए कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक थी। इस समय काबुल को उस समय क्या कहा जाता था? देखिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा का आपको। देखिए क्वेश्चन वो रखते कैसे हैं, वो ऐसे रख देंगे, ऐसे रखेंगे क्वेश्चन। पेरिस डाई का संबंध किससे है? ए उज्जैन से, बी सिंध से, सी काबुल से, डी हेरात से। समझ गए आप लोग? ऐसे ऐसे रखेंगे आप। तो ये इस प्रकार है, ठीक है। चलिए अगला, कहां पर विद्रोह हुआ था बिंदुसार के काल में? बिंदुसार के काल में कहां पे विद्रोह हुआ था? तक्षशिला में। बिंदुसार किस धर्म का अनुयायी था? जैन नहीं, आजीवक का, ठीक है, आजीवक। चलिए इसको ऐसे इसको पढ़ लीजिए। अशोक ने कलिंग का युद्ध अपने शासन के कितने साल बाद लड़ा? 9 साल बाद या 90 वर्ष? 90 वर्ष, ठीक है। 261 ईसा पूर्व लड़ा ये 200। चलिए कौन बताएगा? तो शासन के बारे में उनका डिवीजन कौन बताएगा? अभी बताया है, देखते किसकी मेमोरी याद है। केंद्र को प्रांत में बांटा, प्रांत को मंडल में बांटा, मंडल को जिला। अब जिले के बाद का हमको बता दो, कौन बताएगा? जिले के बाद क्या बटा था? स्थानीय, स्थानीय के बाद द्रोणमुख, द्रोणमुख के बाद खारुटिक, खारुटिक के बाद संग्रहण, ठीक है। चलिए और इसको भी बता देते हैं। मौर्य काल में रूपदर्शक का क्या काम था? सिक्कों का परीक्षण करने वाला था। मौर्य काल में कोषाध्यक्ष को क्या कहते थे? सन्निधाता। चलिए इसको देख लीजिए। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। मौर्य काल में तीसरी समिति का संबंध किससे था? मौर्य काल में तीसरी समिति का संबंध किससे था? 6 समिति बताया ना, जनगणना। हाँ, तीसरी समिति का संबंध जनगणना था। पहली समिति शिल्पकला, दूसरा विदेश, तीसरा जनगणना, चौथा व्यापार, पांचवा व्यापारिक नियंत्रण और छठवां कर। चलिए ये तो अभी आपको याद ही है। तो देखिए इस तरीके से आप क्रम से ऐसे आपके दिमाग में होना चाहिए। और पढ़ने का मतलब यही है कि कम ही पढ़िए लेकिन दिमाग में होना चाहिए। चलिए धन्यवाद।